नमस्ते। आज हम करेंगे नई कविता से संबंधित और तार सप्तक कविता, नई कविता की प्रवृत्तियाँ और विशेषताएँ, तार सप्तक के कवि और उनसे महत्वपूर्ण तथ्य, कवियों से संबंधित। स्टार्ट करते हैं नई कविता से। छठे दशक का काव्य आंदोलन नई कविता के नाम से जाना जाता है। तो नई कविता का नाम किससे जाना जाता है? छठे दशक के काव्य आंदोलन से। नई कविता का नाम किस कवि ने दिया? अगे ने दिया। सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में अपने एक रेडियो संवाद में अगे ने नई कविता शब्द का उपयोग किया था। तो अगे ने कहाँ पे पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया था नई कविता का? तो अपने रेडियो संवाद में सन 1952 में। सन 1953 ईस्वी से नए पत्ते के जनवरी-फरवरी अंक से यह संवाद नई कविता शीर्षक से प्रकाशित हुआ। सन 1954 में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका से नई कविता का आरंभ माना जाता है। तो कब से माना जाता है? सन 1954 ईस्वी में चंद जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता नामक एक पत्रिका थी, जिससे नई कविता का आरंभ माना गया है। भारत भूषण अग्रवाल और राम स्वरूप चतुर्वेदी भी नई कविता पत्रिका से जुड़े। और कौन कौन से कवि नई कविता से जुड़े थे? तो भारत भूषण अग्रवाल और राम स्वरूप चतुर्वेदी। नई कविता से संबंधित गोष्ठी परिमल में अगे लक्ष्मीकांत वर्मा एवं हरदेव भारी शामिल हुए। नई कविता में नई शब्द तत्कालीन नवलेखन को अभिव्यक्त करता है। बच्चन सिंह ने माना कि दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी के प्रकाशन के साथ ही प्रयोगवाद नई कविता में रूपांतरित हो गया। किस्म किस्म की कविता में जगदीश गुप्त ने नई कविता के 45 प्रकारों के नामों को सूचीबद्ध किया है। कितने प्रकार के? 45। जहां प्रयोगवाद में अतिशय बौद्धिकता व प्रयोगशीलता का अतिरेक दिखाई देता है, वहीं नई कविता एक संतुलित काव्य आंदोलन है। नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा का श्रेय विजयदेव नारायण शाही को जाता है। नई कविता पर प्रमुख रूप से अस्तित्ववादी दर्शन का प्रभाव रहा है। हालांकि नई कविता पर मार्क्सवादी विचारधारा का भी प्रभाव दिखता है। इस तरह नई कविता की दो धाराएं बनती हैं। पहली अस्तित्ववादी व्यक्तिवादी आधुनिकता से प्रभावित थी, तो दूसरी पर मार्क्सवाद का प्रभाव दिखता है। पहली धारा के नेतृत्वकर्ता अगे हैं और दूसरी के मुक्तिबोध। पहली धारा के नेतृत्वकर्ता कौन है? अगे। और दूसरी कविता के मुक्तिबोध। शंभुनाथ सिंह ने नई कविता को बिंब प्रधान काव्य की संज्ञा दी। तो बिंब प्रधान काव्य की संज्ञा नई कविता को किसने दी? शंभुनाथ सिंह ने। नई कविता के दो प्रमुख तत्व हैं। नंबर 1 अनुभूति की प्रामाणिकता, नंबर 2 बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि। नई कविता के अंदर कैक्टसवाद का जन्म हुआ। कैक्टस प्रतीक रूप में अपनाया गया, जो अदम्य उत्साह, अनगढ़ता एवं आकांक्षा का प्रतीक है। प्रतीक धर्मयुक्त दृष्टिकोण, कल्पना आदि पत्रिकाओं ने नई कविता के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दिया। नई कविता के संदर्भ में विद्वानों के मत। नई कविता प्रथम बार समस्त जीवन को व्यक्ति या समाज इस प्रकार के तंग विभाजनों के आधार पर न मापकर मूल्यों की सापेक्ष स्थिति में व्यक्ति और समाज दोनों को मापने का प्रयास कर रही है। यह कथन किसका है? धर्मवीर भारती का। नई कविता वैविध्य में जीवन के प्रति आत्मचेतस की प्रतिक्रिया है। नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है। यह कथन है मुक्तिबोध का। आज की कविता को जांचने के लिए जो प्रास के रजत पास से मुक्त हो चुकी है और छंदों की पायलें उतार चुकी है, काव्य भाषा का ही प्रतिमान शेष रह गया है, क्योंकि कविता के संगठन में भाषा प्रयोग मूल और केंद्रीय स्थिति है। यह कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी ने भाषा संवेदना और सर्जन पुस्तक से लिया गया है। नई कविता में समग्र मनुष्य की बात ही नहीं कही गई है, वरन मनुष्य के समर अनुभव और खंडों को भी संयोजित किया गया है। रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। नई कविता बुनियादी तौर पर दीक्षा दंश की कविता है। यह है आगे का कथन।
नई कविता में मनुष्य और उसके समग्र अनुभव को पकड़ने का यत्न हुआ है। रामस्वरूप चतुर्वेदी। नई कविता से संबंधित प्रमुख प्रवृत्तियां और उनकी विशेषताएं। नंबर 1 है भोगे हुए यथार्थ पर बल। नंबर 2 लघु मानव की अवधारणा। नंबर 3 आधुनिक भावबोध। नंबर 4 कथा की व्यापकता एवं सृष्टि की उन्मुखता। नेक्स्ट है जीवन के प्रति आस्था तथा उसे भोगने की लालसा। व्यंग्यात्मक रूप में पुराने मूल्यों की अस्वीकृति तथा नए मूल्यों की संभावना के प्रति आस्था। क्षणों की अनुभूतियों का मर्म स्पर्शी चित्रण। लोक संवेदना एवं शैली से सहज लगाव एवं लोक जीवन की जटिल अनुभूतियों का चित्रण है। अन्य कालों की अपेक्षा फैंटेसी शिल्प के प्रयोग की अधिकता प्रमुख रूप से मुक्तिबोध व श्रीकांत वर्मा की कविताओं में है। विसंगति बोध के अवसाद की कविताएं तथा उससे उपजी निरर्थकता का चित्रण है। कैक्टस का जन्म, जहां कैक्टस उत्साह व जीवनाकांक्षा का प्रतीक है। तो ये है नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां और उनकी विशेषताएं। नेक्स्ट है तार सप्तक कवि से संबंधित कवियों के बारे में। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, आगे। आगे का जनपद और राजपथ, केले का पेड़, आजादी के 20 बरस आगे की चर्चित कविताएं हैं। तो आगे की चर्चित कविताएं कौन कौन सी है? जनपद, राजपथ, केले का पेड़ और आजादी के 20 बरस आगे की चर्चित कविताएं हैं। कितनी नावों में कितनी बार काव्य कृति के लिए आगे को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार आगे को कौन सी काव्य कृति के लिए मिला है? कितनी नावों में कितनी बार के लिए। मुक्तिबोध ने आगे को बुजुर्गवाजी का अंतिम मुमूर्षु कवि भी कहा है। इंपॉर्टेंट है। किस कवि ने आगे को बुजुर्गवाजी का अंतिम मुमूर्षु कवि कहा है? तो मुक्तिबोध ने। नए कवियों को संबोधित करने वाली कविताएं नए कवि के प्रति के रचयिता आगे हैं। अयोध्या से चित्रकूट तक आयोजित कवियों की पदयात्रा का नेतृत्व किसने किया? तो आगे ने किया। आगे का काव्य संग्रह आंगन के पार द्वार क्रमश 3 भागों में विभाजित अंत सलील, चंद्रकांत शिला और असाध्य वीणा है। असाध्य वीणा एक लंबी कविता है। इसका मूल भाव है अहम का विसर्जन। इंपोर्टेंट है। असाध्य वीणा चीनी लोक कथा टैमिंग ऑफ दी हार्प के आधार पर लिखी गई लंबी कविता है। सांप कविता नगरीय सभ्यता एवं तथाकथित सभ्य लोगों पर व्यंग करती है। जापानी काव्य की शैली पर आगे ने एक चीड़ का खाका लिखा जिसे जापानी भाषा में हाइकू कहा जाता है। चिंता काव्य ग्रंथ 2 खंडों में विभक्त है। पहला है विषप्रिया और दूसरा है एकायन। इसका विषय है प्रेम। इत्यलम को 4 भागों में बांटा गया है। बंदी स्वप्न, हिय हारिल, वंचना के दुर्ग और मिट्टी की इहा। बावरा अहेरी रचना में अहेरी से तात्पर्य है प्रकाश, जिसमें रचनाकार ने बाहरी दुनिया में प्रकृति के अंधकार और मनुष्य के मन के अंधकार को मिटाने का प्रयास किया है। इस रचना पर उमर खय्याम की रुबाइयों का प्रभाव देखा जा सकता है। कौन सी रचना पर उमर खय्याम का प्रभाव देखा जा सकता है? तो बावरा अहेरी। पाश्चात्य कवि इलियट एवं एजरा पाउंड से हिंदी कवि अगे और शमशेर के अच्छे संबंध थे। नेक्स्ट है भाषा, समाज एवं काव्य के संदर्भ में आगे के महत्वपूर्ण कथन। मैं उन व्यक्तियों में से हूँ और ऐसे व्यक्तियों की संख्या शायद दिन प्रतिदिन घटती जा रही है जो भाषा का सम्मान करते हैं और अच्छी भाषा को अपने आप में एक सिद्धि मानते हैं। तो ये कथन किसके हैं? आगे के। भाषा और समाज से संबंधित। व्यक्ति और समाज में स्वतंत्र है, समाज से नहीं। व्यक्ति किससे स्वतंत्र है? समाज से, लेकिन समाज से नहीं। व्यक्ति समाज में स्वतंत्र है, यानी कि व्यक्ति समाज में स्वतंत्र है लेकिन समाज से स्वतंत्र नहीं है। उस साहित्य की कोई प्रतिष्ठा नहीं हो सकती जिसमें कोई सांस्कृतिक अस्मिता नहीं है। काव्य सबसे पहले शब्द है और सबसे बाद में भी यही बात बच जाती है कि काव्य शब्द है। आगे के संदर्भ में विद्वानों के कथन है। आधुनिक साहित्य में मानवीय व्यक्तित्व व उसकी सृजनात्मकता की सबसे गहरी चिंता आगे के कृतित्व में मिलती है।
यह कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। वे अपनी सोच व तकनीक में आधुनिक हैं। आगे के प्रकृति प्रेम में एक विराटता, एकांत और सन्नाटा है। यह कथन किसने कहा है? बच्चन सिंह ने। किसके बारे में? आगे की। प्रसाद ने अनुभूति को दर्शन में घुलाया, जबकि अगे ने दर्शन को फिर से अनुभूति में घुलाने की राह अपनी कविता के जरिए निकाली। विजयदेव नारायण साय का यह कथन है। नेक्स्ट कवि है मुक्तिबोध। मुक्तिबोध को भयानक कवियों का कवि भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। किस कवि को भयानक कवियों का कवि कहा जाता है? तो मुक्तिबोध को। चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संकलन में अधिक जटिल, बिंबों की सघनता, ठेठ देसी प्रतीकों वाली कविताओं की बहुलता है। मुक्तिबोध की कविताओं में नाटकीयता और रहस्य मुख्य रूप से विद्यमान है। मुक्तिबोध को गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि किस कवि को गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रियों का कवि बोध का कवि माना जाता है? तो मुक्तिबोध को। मुक्तिबोध ने अपने काव्य संकलन का नाम चांद का मुंह टेढ़ा है प्रतीकात्मक रूप में रखा। सुंदरता की अभिव्यक्ति के लिए चांद सर्वाधिक प्रचलित उपमान रहा। मुक्तिबोध चांद के मुंह को टेढ़ा बताकर पारंपरिक व अभिजात सौंदर्य बोध को नष्ट करना चाहते हैं। मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कविताएं हैं अंधेरे में, भ्रम राक्षस, अंतःकरण का आयतन और भूल गलती। अंधेरे में मुक्तिबोध की बहुचर्चित और लंबी कविता है। मुक्तिबोध की रचनात्मकता का उत्कर्ष अंधेरे में रचना में देखा जा सकता है। अंधेरे में कविता फैंटेसी शैली में लिखी गई कविता है। सन 1964 में कल्पना नामक पत्रिका में अंधेरे में कविता का पहला प्रकाशन आशंका के दीप अंधेरे में नाम से प्रकाशित हुआ था। मुक्तिबोध का काव्य तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों की भांति रहस्यमय ढंग के बिंबों से भरा हुआ है। इसमें अद्भुत चमत्कार, भयावह चित्र, डरावनी सूरतें, आतंक आदि मिलता है। मुक्तिबोध में फैंटेसी को अनुभव की कन्या माना है। मुक्तिबोध ने फैंटेसी को क्या माना है? अनुभव की कन्या माना है। भ्रम राक्षस मुक्तिबोध की लंबी कविता है। इसमें ऐसे ब्राह्मण का चित्र खींचा गया जो अपनी अतृप्त आकांक्षाओं के साथ मर चुका है तथा बाद में भ्रम राक्षस बन गया। भूल गलती कविता में मुक्तिबोध ने मनुष्य के अंगों एवं भावों का सजीव चित्रण किया है। नेक्स्ट है सिर्फ रेखा गीत। कविता में कवि ने अकर्मण्यता, कर्तव्यहीनता, संवेदन शून्यता, स्वार्थपरता को दर्शाया। इस कविता में मुक्तिबोध ने आत्मनिरीक्षण भी किया। विक्षुब्ध बुद्धि के मारक स्वर मुक्तिबोध की कविता है। भारत इतिहास और संस्कृति की पुस्तक को मध्य प्रदेश सरकार ने 1962 ईस्वी में प्रतिबंधित कर दिया था। मुक्तिबोध संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता हैं। फैंटेसी के संदर्भ में मुक्तिबोध के विचार हैं। नंबर 1, ज्ञान गर्भ फैंटेसी द्वारा सार रूप में जीवन की पुनर्रचना करता है। यह कथन किसका है? मुक्तिबोध का। फैंटेसी के अंतर्गत भाव पक्ष प्रधान, विभाव पक्ष गौण, प्रच्छन्न तो होता ही है, साथ ही यह भाव पक्ष कल्पना को उत्तेजित करके बिंबों की रचना करते हुए एक ऐसा मूर्त विधान उपस्थित करता है कि जिस विधान में उस विधान ही के नियम होते हैं। यह कथन भी मुक्तिबोध का है। ये सारे कथन मुक्तिबोध के दिए गए हैं जो उन्होंने फैंटेसी भाषा के रूप में कहा है। यह नंगा फासिज्म है। लेखक को लोग घेरे, शारीरिक क्षति की धमकी दे, इधर सरकार सुनने तक को तैयार नहीं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की हत्या की जा रही है। मुक्तिबोध का कथन है। अंधेरे में कविता पर आलोचकों के विचार। यह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास, स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात एक देखता इस्पाती दस्तावेज है। इसमें अजब और अद्भुत रूप से व्यक्ति और जन का एकीकरण है। यह कथन किसका है? शमशेर बहादुर सिंह का। अंधेरे में के लंबे खंडों में कवि की समस्या है समाज के उत्थान पतन और आंदोलन के बीच अपनी रचना के प्रेरक तत्व का अभिज्ञान। रचना कैसे बाहर से अंदर आता है, फिर कैसे बाहर दूर दूर तक परिव्याप्त हो जाता है। यह कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का। अस्मिता की खोज नामवर सिंह की है। अपराध भावना का अनुसंधान तथा आरक्षित जीवन की कविता है। रामविलास शर्मा का कथन है। अंतःस्थल का विप्लव निर्मला जैन ने। आत्म संशोधन का अनुसार इंद्रनाथ मदान।
लावा प्रभाकर माचवे। वह काव्य न्यायिक संघर्ष है, इसके लिए उसकी पीठ पर नहीं वक्ष पर घाव है। वह सकर्मक है, शक्ति का पुंज है, किंतु फटे हाल है, क्योंकि वह करुणा से युक्त होकर समाज के शोषित जनों का प्रतिनिधि बनता है। यह संस्कृति पुरुष मध्यम वर्ग के आदर्शवादित, दृढ़ चरित्र और जीवन की सुविधाओं से समझौता न करने वाले व्यक्ति का प्रतीक है। यह कथन है विश्वनाथ त्रिपाठी का। मुक्तिबोध के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के मत। कबीर में जैसे सामाजिक विद्रोह का तीखापन और प्रणयानुभूति कोमलता एक साथ मिलती है, कुछ वैसा ही रचनाओं मुक्तिबोध की रचनाओं में भी है। यह कथन किसने कहा? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। यह तथ्य अनदेखा नहीं किया जा सकता कि कविता के लिए नए प्रतिमान के केंद्र में मुक्तिबोध है। नामवर सिंह का कथन है, नई कविता में मुक्तिबोध की वही स्थिति है जो छायावाद में निराला की। नामवर सिंह। मुक्तिबोध को अंधेरे में कविता के नायक से अलग करके देखना असंभव है। रामविलास शर्मा। मुक्तिबोध में काव्य में अस्तित्ववाद की लघु मानव भी है और रहस्यवाद का विराट पुरुष भी। तो यह कथन किसने कहा? रामविलास शर्मा ने। मुक्तिबोध में काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है। रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है, किसी और कवि की कविताएं उसका इतिहास न हो, मुक्तिबोध की कविताएं अवश्य उनका इतिहास है। श्रीकांत वर्मा। अगे और उनके सहयोगी कवि शमशेर बात के कवि हैं, तो मुक्तिबोध खबर के यहाँ भयानक बात के लिए, इसलिए उनकी कविता में नाटकीयता और रहस्यता का वातावरण है। रामस्वरूप चतुर्वेदी का एक कथन है। नेक्स्ट कथन है, कवि के रचना शिल्प को देखकर लग सकता है कि जैसे एक विराट खंडहर पूरा नए तौर पर बनाया गया हो, जिसमें से गुजरने पर भव्यता और एक खास तौर के अवसाद का एहसास एक साथ होता है। रामस्वरूप चतुर्वेदी। बाद के जीवन की बहुविध छवि को लेकर विकसित होने वाली नई कविता के अग्रज कवि सच्चे अर्थों में मुक्तिबोध ही है। डॉक्टर नगेंद्र। मानते हैं इस बात को। मुक्तिबोध की कविता में प्रयोगवाद और प्रगतिवाद का रासायनिक मिश्रण है। वे एक ही साथ प्रयोगवादी भी हैं और प्रगतिवादी भी, किंतु दोनों की अतिरेकवादी प्रवृत्तियां उन्हें मान्य नहीं है। बच्चन सिंह का कथन है, मुक्ति फैंटेसी का जब जब उपयोग करते हैं तो सत्य की अभिव्यक्ति के लिए, सत्य की खोज के लिए, सत्य की खोज की प्रक्रिया को प्रेरणा देने के लिए। मैनेजर पांडे का। मुक्तिबोध एक कठिन समय के कठिन कवि हैं। उन्होंने अपने सत्य को कठिन वैचारिक और भावनात्मक संघर्ष से पाया और कविता में चरितार्थ किया। अशोक वाजपेयी का कथन है, उनकी भाषा अनगढ़ और तेजोदीप्त भाषा है। यह कथन है निर्मला जैन का। नेक्स्ट कवि है शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर जी की कविताओं को छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद तीनों काव्य आंदोलनों में समान रूप से स्वीकृति मिली, किंतु ये प्रगतिवादी चेतना के निकट ठहरते हैं। नेक्स्ट, इस पर फ्रांसीसी प्रतीकवादी कवियों का प्रभाव था। नेक्स्ट क्या है, शमशेर ने एक पीली शाम नामक कविता अपनी पत्नी की रुग्णावस्था पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए लिखी थी। टेक्निक में एजरा पाउंड शायद मेरा सबसे बड़ा आदर्श बन गया था। यह कथन किसका? शमशेर बहादुर सिंह का। मैं उर्दू और हिंदी का दुआब हूँ। शमशेर बहादुर सिंह का कथन है, टूटी हुई बिखरी हुई एक पीली शाम, धूप कोठरी के आईने में खड़ी, अमन का राग घिर गया है, समय का रथ है एवं समय साम्यवादी है। ये कविताएं शमशेर बहादुर सिंह की चर्चित कविताएं हैं। भाषा में बोलचाल के गद का लहजा और लय में संगीत की चरम अमूर्तन, इन दो परस्पर प्रतिरोधी मन स्थितियों को उनकी कला साधती है। यह कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का। जीवन के कटुतम संघर्षों को लेकर उन्हें कविता में एकदम तरल बना सकना शमशेर के काव्य व्यक्तित्व की पहचान है। यह कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। चित्रकला, संगीत और कविता घुल मिलकर उनके यहाँ रचना संभव करते हैं। यह कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। जागतिक संदर्भों में कम से कम रहने पर भी शमशेर में हमें एक पूर्ण रचना संसार दिखाई देता है। रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। उनकी काव्य भाषा में संज्ञा पदों, शब्दों से
कुछ अधिक महत्व सर्वनामों, क्रियापदों और अवयवों का है। रामस्वरूप चतुर्वेदी का यह कथन है। शमशेर की आत्मा ने अपनी अभिव्यक्ति का एक प्रभावशाली भवन अपने हाथों तैयार किया। उस भवन में जाने से डर लगता है, उनकी गंभीर प्रयत्न साध्य पवित्रता के कारण है। गजानन माधव मुक्तिबोध। शमशेर की मूल मनोवृत्ति एक इम्प्रेशनिस्टिक चित्रकार की है। गजानन माधव मुक्तिबोध का कथन। पढ़ना जीवन प्रसंगबद्ध रसवादी कवि हैं। मुक्तिबोध का कथन है। शमशेर कवियों के कवि है। आगे का कथन है। शमशेर मूर्छ के कवि, इंपोर्टेंट है ये, मूर्छ के कवि हैं, किसी विजन के नहीं। मलियज का कथन है। शमशेर की शमशेरियत, यह कथन है विष्णु खरे का। शमशेर का गद हिंदी का जातीय गद रामचंद्र तिवारी का। शमशेर का काव्य रीतिवादी रोमानी सौंदर्य बोध और मार्क्सवादी विवेक के द्वंद्व का काव्य है। रामविलास शर्मा। वे मुख्यतः प्रेम और प्रकृति सौंदर्य के कवि हैं। कहीं दोनों अलग हैं, कहीं दोनों का अद्भुत रासायनिक घोल। ये किसने कहा? बच्चन सिंह ने। उनके प्रेम में गहरी आसक्ति भी है और छायावादी पवित्र वाग्वियता भी है। बच्चन सिंह का कथन है। शमशेर की कविताओं का आप किसी अन्य अभिप्राय के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। वह आत्यंतिक अर्थ में परम नैतिक कविता है, प्रार्थना की तरह। अशोक वाजपेयी का कथन है। अपने काव्य संकलन चुका भी हूं मैं नहीं की भूमिका में शमशेर लिखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, भूमिका से क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। अपनी काव्य कृतियां मुझे दरअसल सामाजिक दृष्टि से कुछ बहुत मूल्यवान नहीं लगती। उनकी वास्तविक सामाजिक उपयोगिता मेरे लिए एक प्रश्न चिन्ह सा ही रही। कितना ही धुंधला सही, काव्य कला समेत जीवन के सारे व्यापक एक लीला ही है। कला का संघर्ष समाज के संघर्षों से अलग कोई चीज नहीं हो सकती। भवानी प्रसाद मिर्स। भवानी प्रसाद मिश्र गांधीवादी विचारधारा के कवि हैं। कहानीकार उदय प्रकाश ने मिश्र जी को कविता का गांधी कहा। तो मिश्र जी को कविता का गांधी किसने कहा? उदय प्रकाश ने। किंतु उन्होंने स्वयं को गांधी का बेटा कहा। किसने? उदय प्रकाश ने स्वयं को गांधी का बेटा कहा। इनकी अधिकांश कविताओं में बोलचाल की शब्दावली तथा बोलचाल के लहजे का प्रयोग हुआ। इन्होंने छंदमुक्त एवं छंदबद्ध दोनों ही प्रकार की कविताएं लिखी। इनकी भाषा और अभिव्यक्ति में लोक जीवन के प्रभाव स्पष्ट रूप से लक्षित होते हैं। भवानी प्रसाद मिर्ची ने स्नेह शपथ कविता में संसार में स्नेह बांटने की सीख दी। कमल के फूल, सतपुड़ा के जंगल, वाणी की दीनता, टूटने का सुख, गीत फरोश इनकी चर्चित कविता है। नरेश मेहता। इनकी आरंभिक कविताओं में ऋग्वेदिक ऋचाओं के प्राचीन बिंबों का प्रभाव दिखाई देता है। ये दूसरे सप्तक में संग्रहित इनकी कविता किरण धेनवे, चाहता मन तथा उषस में उपयुक्त बिंबों का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। इनके बिंबों में सौंदर्य और ताजापन है। दूसरे सप्तक के अपने वक्तव्य में अपनी कविताओं के संदर्भ में वह कहते हैं कि अपनी कविताओं में वह आग लिखना चाहते हैं। संशय की एक रात नरेश मेहता की लंबी एवं नाट्य शैली में लिखी गई कविता है। इस कविता में कोई युद्ध को लेकर राम के मन में उठते हुए द्वंद्व का चित्रण किया गया है। किसमें? संशय की रात में। किसके मन में द्वंद्व उठा हुआ है संशय का? तो राम के मन में। समय देवता कविता के संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य हैं। समय का देवता कविता है, उसके संबंध में मेरा समर्पित एकांत संग्रह की कविता है। इसे कवि ने नई कविता की पहली लंबी कविता कही। इसमें धरती के विभिन्न भागों का सांस्कृतिक और राजनीतिक चित्रण प्रस्तुत किया गया। इसमें विलंबित बिंब का विधान किया गया। इस कविता पर वैदिक बिंबों की स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। धर्मवीर भारती व्यक्ति स्वतंत्रता इनकी कविताओं का केंद्र बिंदु है। आलोचकों ने इनके प्रारंभिक काव्य संग्रह है ठंडा लोहा को के सौर्य की भाविकता का काव्य कहा है। प्रेम पथ्य एक यूनानी पौराणिक पुरुष है। यह एक लंबी कविता है। राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन कनुप्रिया काव्य संग्रह में किया गया है। तो कनुप्रिया काव्य संग्रह में किसके प्रेम का वर्णन किया गया है? राधा और कृष्ण का।
देशांतर विदेशी कविताओं का संग्रह है। नेक्स्ट कवि है रघुवीर सहाय। सीढ़ियों पर धूप में संकलित कविताओं में रोमानियत का प्रभाव है। इसके अतिरिक्त इनके अन्य कविता संग्रह में नए कला प्रयोगों तथा रोमानियत मुक्त राजनीतिक व सामाजिक विमर्श की कविताएं मिलती हैं। आत्महत्या के विरुद्ध काव्य संग्रह के लिए बच्चन सिंह ने लिखा है कि यह संग्रह जीवन में होने वाली आत्महत्याओं के विरुद्ध ही नहीं बल्कि साहित्य की हत्या करने वाले बीटनिकों और अकवितावादियों के विरुद्ध भी है। यह कथन किसने लिखा था? बच्चन सिंह ने। रघुवीर सहाय ने मेरा प्रतिनिधि राम मनोहर लोहिया के प्रति लिखी कविता के संदर्भ में रघुवीर सहाय के महत्वपूर्ण कथन। विचार वस्तु का कविता में खून की तरह दौड़ते रहना कविता को जीवन और शक्ति देता है और यह तभी संभव है जब हमारी कविता की जड़ें यथार्थ में हों। रचना के लिए किसी न किसी रूप में वर्तमान से पलायन आवश्यक है। कोई ही इस पलायन को सुरुचिपूर्वक निभा पाते हैं। वर्तमान से मुक्त होने का प्रयोजन कालातीत होता है, मृत जीवन का भूत बनना नहीं। रघुवीर सहाय के संदर्भ में विद्वानों के कथन है। रघुवीर सहाय ने एक बड़ा काम वह किया कि उन्होंने कविता के पुराने प्रभाव मंडल से कविता को मुक्त किया। उससे कुछ अद्भुत अपूर्व की उम्मीद करने के बदले उसे सहज साधारण जिंदगी की छोटी छोटी घटनाओं और स्थितियों का आत्मीय साक्षी बनाया है। यह कथन किसका है? मैनेजर पांडे का। मनुष्य जीवन की नियति को उसके समूचे विस्तार में देखना और प्रासंगिक बनाए रखना रघुवीर सहाय के कवि क्रम का केंद्रीय तत्व है। रामस्वरूप चतुर्वेदी का एक कथन है। राजनीति जैसे अखबारी विषयों को कवि ने अनुभूति में ढाला है। यह समकालीन कविता की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, खास तौर से ऐसे परिवेश में जहां साहित्य अखबार नवीसी से उत्तरोत्तर आक्रांत होता जा रहा है। यह कथन भी रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। भाषा का रचाव ऐसा लगता है कि या तो भाषा की ही भाषा लगती है या फिर अनुभूति का सीधा संस्पर्श होता है। रामस्वरूप चतुर्वेदी। नेक्स्ट कवि है कुंवर नारायण। आलोचक रामस्वरूप चतुर्वेदी ने आत्मजयी 1964 को नई कविता की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना है। आत्मजयी का केंद्रीय विषय जीवन और मृत्यु का मौलिक अर्थ है। आत्मजयी की कथा वस्तु कठोपनिषद की यम नचिकेता की कहानी पर आधारित है। आत्मजयी बौद्धिक बिंबों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट कवि है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। मुख्य रूप से किसान मजदूर तथा सत्ता विरोधी कविताओं के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने व्यंग्यात्मक राजनीतिक कविताएं लिखी। ग्रामीण परिवेश और सरल भाषा के कवि हैं। इनकी चर्चित कविताएं हैं ऐम से मेरी बड़ी हो तुम, विगत प्यार, लिपटा रजाई में, मैंने कब कहा, कॉफी हाउस में एक मेलो ड्रामा। नेक्स्ट कवि है केदारनाथ सिंह। बच्चन सिंह का मानना है कि केदारनाथ सिंह ने 1960 के बाद की कविताओं को संवेदनात्मक बौद्धिकता से जोड़ा है। मुख्य रूप से ग्रामीण संवेदना, लोक चेतना तथा गांव एवं शहर के अंतर्द्वंद के कवि हैं। कविता में बोलचाल की भाषा उनकी क्षेत्रीय बोली भोजपुरी की पर्याप्त उपस्थिति है। अपनी प्रवृत्ति कविताओं में बिंब को लेकर शोध करने वाले कवि केदारनाथ सिंह अपनी कविताओं में भी बिंब को अत्यधिक महत्व देते हैं। सुई और धागे के बीच में कविता में माँ का ममत्व एवं परिवार के प्रति समर्पण का भाव दिखाया गया है। केदारनाथ सिंह की प्रसिद्ध कविताएं बनारस, अनागत एवं फर्क नहीं पड़ता। ये क्या है? केदारनाथ सिंह की प्रमुख कविताएं। 1960 के बाद के काव्य आंदोलन। जो 1960 के बाद लिखे गए काव्य साहित्य हैं वो इस प्रकार है। नई कविता के बाद साहित्य आंदोलन प्राय कम दिखते हैं, किंतु साहित्यिक प्रवृत्तियां समानांतर रूप में बनी हुई है। 1960 के बाद कविता को समकालीन कविता कहा जाता है, हालांकि इसको लेकर विद्वानों के बीच विवाद की स्थिति है। 1960 के बाद की कविता को साठोत्तरी कविता भी कहा जाता है। तो 1960 के बाद की कविता को क्या कहा जाता है? साठोत्तरी कविता। डॉक्टर विशंबरनाथ उपाध्याय तथा डॉक्टर बच्चन सिंह ने समकालीन कविता को ही साठोत्तरी कविता कहा है। साठोत्तरी कविता किसने कहा है? विशंबरनाथ उपाध्याय और डॉक्टर बच्चन सिंह ने समकालीन कविता को। 1960 के बाद कविता में विभिन्न तरह के काव्य आंदोलनों की प्रवृत्तियां विकसित हुई, जिनमें अकविता, जनवादी कविता, नवगीत आंदोलन प्रमुख रहे। अकविता 1960 के बाद विकसित हुआ आंदोलन है, जो सन 1963 में जगदीश
चतुर्वेदी ने प्रारंभ नामक काव्य संकलन से इसकी शुरुआत की। यह कविता का सबसे प्रसिद्ध काव्य संकलन है विजय, जिसमें 3 रचनाकार गंगा प्रसाद विमल, जगदीश चतुर्वेदी तथा श्याम परमाल की रचनाएं संकलित हैं। तो इनके पहले एक्सरसाइज के बनाया गया कविता के सबसे प्रसिद्ध काव्य संकलन में विजय, यानी कि वी से विमल, जय जगदीश का जय और श्याम परमार का पैसे की रचनाएं संकलित हैं। धूमिल राजकमल चौधरी, मोना नागुलाटी, सौमित्र मोहन, मुंद्रा राक्षस आदि यह कविता के कवि हैं। श्याम परमार को यह कविता का कवि मानने के पीछे एक तर्क यह भी दिया जाता है कि उन्होंने 1965 में यह कविता पत्रिका को भी प्रकाशित किया था। यह कविता को कई साठोत्तरी कविता भी कहा जाता है। यह कविता आंदोलन पर पश्चिम के एंटी पोएट्री आंदोलन का वैचारिक प्रभाव था। यह कविता में भी सामाजिक दायित्व को अस्वीकार करती है तथा उसके नियमों को खारिज करती है। सन 1952 में अमेरिका में बीट जनरेशन की स्थापना जैक केरुआक एवं एलन गिसबर्ग ने की थी। सन 1967 के आसपास के एक नवीन प्रवृत्ति तेजी से उभरी, जिसे जनवादी कविता भी कहा जा गया। 1980 के बाद की समकालीन हिंदी कविता की संवेदना विशेष बहुआयामी है। इस कविता में राजनीतिक, सामाजिक गतिविधियां तथा पूंजीवाद, भूमंडलीकरण और सांप्रदायिकता की स्थिति भी मौजूद है। नए इलाके में काव्य संग्रह में अरुण कमल ने शहरी मानसिकता, उन्नति, परिवर्तन की तेज गति के परिप्रेक्ष्य में मनुष्य की निरंतर घटती हुई आत्मीय संवेदना को दर्शाया है। अरुण कमल को काव्य रचना के लिए भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार, सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार एवं शमशेर सम्मान से सम्मानित किया गया। सिर पर जूता पैर में टोपी कविता लक्ष्मीकांत वर्मा की है। भागवत रावत, मदन कश्यप और उदय प्रकाश जनवादी कविता के कवि हैं। नई कविता के संदर्भ में विद्वानों का मत है लक्ष्मीकांत वर्मा का कृतित्व जितना बड़ा है उतना ही अस्त और व्यस्त, यह रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। 1960 के बाद के विभिन्न लघु काव्य आंदोलन हुए, जो काव्य लिखे गए। बीट पीढ़ी हिंदी में राजकमल चौधरी इसके प्रवर्तक हैं। युद्धवादी कविता के सलभ श्री राम सिंह, प्रतिबद्ध कविता और वाम कविता के परमानंद श्रीवास्तव, सनातन सूर्योदयी वीरेंद्र कुमार जैन, विचार कविता के महेश सिंह और नरेंद्र मोहन, सांप्रतिक कविता है श्याम नारायण, निर्देशायनी कविता है सत्यदेव राजहंस, ताजी कविता है लक्ष्मीकांत वर्मा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।